कैसे हैं आप? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम आज आए हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर परमजीत खरबंदा फ्रॉम पीजीआई। ही इज अ न्यूरोलॉजिस्ट। सर वहाँ के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सर अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस करिए। एंड सर बहुत काइंड एंड बहुत हम्बल न्यूरोलॉजिस्ट है। मैं इनके बारे में, ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। बाकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर अपने बारे में खुद प्लीज बताएं। Thank you, Preeti. I'm happy to be here. Thank you for asking me to be here. मैं डॉक्टर परमप्रीत हूँ। जैसे प्रीति ने बताया, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी एट पीजीआई चंडीगढ़। और मेरा इंटरेस्ट एपिलेप्सी में है। मैं वहाँ पे एपिलेप्सी क्लिनिक और एपिलेप्सी प्रोग्राम को देखता हूँ। आ, सर कुछ मेरे को, जैसे मैं जब से एपिलेप्सी के साथ जुड़ी हूँ, पेशेंट्स से बातें करती हूँ, तो उनके कुछ सवाल, 3-4 सवाल मेरे पास आए हैं। और हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, मैं अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, मैंने इकट्ठे किए हैं। जैसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हम लोग लेते हैं तो इनका साइड इफेक्ट्स बहुत होता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं और बैड ब्रेथ होता है। और हम लोग को एवरी 6 मंथ्स 8 मंथ्स डेंटिस्ट के पास जाना होता है, जो डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगी होती है। तो ये साइड इफेक्ट्स कोई इसका कम नहीं कर सकते? जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स है, बैड डेंटल ट्रीटमेंट हमको इतनी महंगी पड़ती है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट्स का कुछ, हम कोई और मेडिसिन नहीं है जो हम कम कर सकते हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। साइड इफेक्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हमारा एम जो है पेशेंट का एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना होता है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ में सिर्फ जो कंट्रोल नहीं होता, उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा दवाई दे दें और मरीज सुस्त रहे, सारा दिन सोया रहे, तो वो भी ना मरीज को ठीक लगता है ना हमें। सो साइड इफेक्ट इज अ बिग इशू। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द मेडिसिन हैव साइड इफेक्ट। कई के ज्यादा होते हैं, कईयों के कम होते हैं। स्पेसिफिकली कमिंग टू द डेंटल साइड इफेक्ट, जो बिल्कुल ठीक कहा आपने। डेंटल साइड इफेक्ट, स्पेशली जो गम की हाइपरट्रॉफी है, जो हमारे मसूड़े बड़े हो जाते हैं या सूज जाते हैं, ये एक साइड इफेक्ट है। जो काफी कॉमन होता था पहले ड्रग्स लाइक फेनिटॉइन में, लेके और वो हम थोड़ा कम यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा कम दिखता है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेनिटॉइन में है। जो कुछ और थोड़ी पुरानी दवाइयां थी हमारी, या एक दो नई दवाई भी, उसमें ये गम्स और ओरल और डेंटल ये साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो एज इट इज, जैसे दवाई का हमें जरूरत है, तो वी कांट विश अवे कि साइड इफेक्ट ना हो। तो उसमें एडवाइस ये करते हैं कि जो पेशेंट्स ये दवाइयां ले रहे हैं, जिनसे उनको डेंटल इश्यू आ रहे हैं, वो अपना डेंटल हाइजीन अच्छा रखें। जैसे उनके हम्म, डेंटिस्ट बताते हैं, डेंटिस्ट को मिलते रहें। हम्म, और जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ करना है। कई बार ब्रशिंग से, फ्लॉसिंग से काम चल सकता है। चेकअप जरूरी हैं, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, कई बार वो जो मैंने बताया, जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो फूल सकते हैं, उनमें ब्लीडिंग हो सकती है। और तो उसको ध्यान रखना होता है। अगर जरूरत पड़े तो हम मेडिसिन बदल भी देते हैं। पर अगर बहुत ज्यादा हो जाए, कई बार उनको थोड़े प्रोसीजर करने पड़ते हैं डेंटिस्ट को। सो अगर हम कहें कि बिल्कुल नहीं हो, तो फिर हमारे पास ड्रग्स की चॉइस बहुत कम रह जाएगी। अच्छी दवाइयां हैं, लेकिन उनका ये साइड इफेक्ट है। लेकिन डेंटल हाइजीन से काफी फर्क पड़ सकता है, और डेंटल रेगुलर चेकअप से काफी फर्क पड़ सकता है उसका। सर जैसे साइड इफेक्ट का ये भी असर होता है कि जैसे आप देख रहे हो, हम खाते पीते घर के मोटे लगते हैं। मैं भी, हम सब कितने मोटे हो जाते हैं। साइड इफेक्ट्स का ये भी असर होता है, वी पुट ऑन वेट। तो एक ये मार्केट में ये भी यस। आया है, आजकल ट्रेंड आ जाता है, मतलब साइड इफेक्ट्स एपिलेप्सी मेडिसिन का हम सब पेशेंट्स में बहुत देखती हूँ। हम लोग जितना भी ट्राई करें वेट लॉस करने की, वी पुट ऑन वेट। तो क्या ये मार्केट में जो आ जाता है ना कि वेट लूज करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड कीटो डाइट, क्या एपिलेप्सी पेशेंट्स को ये सब करना चाहिए? क्रैश डाइटिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, ये सब हमको करना चाहिए? आई मीन हम लोग को, मैं अपना मतलब वो, मतलब इम्बैलेंस नहीं होगा हमारी मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स? हमें कुछ सीजर्स आने का डर तो नहीं है अगर हम लोग ऐसा कुछ फॉलो करें तो?
ऐसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है। सो एक्स्ट्रा वेट किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं होता, नॉट ओनली एपिलेप्सी, अगर किसी भी बीमारी हो, आपको पता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओवरवेट में ज्यादा इश्यू आते हैं। सो वेट कंट्रोल में रखना तो हम खुद एडवाइस करते हैं। अब वो कैसे रखना है, दैट इज द इशू हेयर इज के कितना हेल्दी वे में हम वेट कंट्रोल करते हैं। सो हेल्दी वे होते हैं गुड एक्सरसाइज, फोकस्ड ऑन गुड ईटिंग, एज इफ जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स ज्यादा, एंड मीठा, एंड ऑल दोज हैवी स्टफ, यू नो, द ऑयली एंड स्टफ, उसको बैलेंस करके अगर डाइट, विच इज ट्रू फॉर एनीबडी नॉट ओनली फॉर एपिलेप्सी पेशेंट, उससे अगर कंट्रोल करें, ये बिल्कुल सही है। कई मेडिसिन से, एंटी सीजर ड्रग से वेट पुट ऑन की साइड इफेक्ट भी हो सकती है। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए जो रूटीन में हम बोलते हैं कि आप अपना, जैसे डाइट का मैंने बताया वो करो, और थोड़ा एक्सरसाइज करो। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो हम मेडिसिन बदल के देख लेते हैं कई बार, कि बहुत ज्यादा अगर वेट पुट ऑन हो रहा है। कमिंग टू क्रैश डाइट्स, इसका को बहुत ज्यादा मेरी नॉलेज में लिटरेचर नहीं है, पर एक दो ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें एक्सट्रीमली लो कैलोरी डाइट लेने वालों को सीजर का इंसिडेंस बढ़ गया था। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। वो मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार स्पेशल डाइट्स यूज भी की जाती हैं, जैसे कीटोजेनिक डाइट है, टू कंट्रोल एपिलेप्सी स्पेशली इन चिल्ड्रन। So ओके। so it's a delicate balance to be maintained. बट अगर अब इसका मोटा मोटा हम जवाब दें, तो अगर वेट लॉस करना है तो हेल्दी वे में करना चाहिए। एक्सट्रीम लो कैलोरी डाइट्स, एक्सट्रीम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स करने से सिर्फ ये नहीं कि एपिलेप्सी पे असर पड़ेगा, उनके और भी नुकसान होते हैं। आपने सुना होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉइड डिस्टर्बेंसेस, एंडोक्राइन एब्नॉर्मेलिटीज, इवन हार्ट के कुछ इश्यूज हो हम्म। सकते हैं ऑन एक्सट्रीम डाइट्स। सो ये ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत फास्टिंग, जैसे आजकल हेल्दी फास्टिंग का रिवाज चला है, एज प्रिस्क्राइब बाय द योर डाइटिशियन, बीच में ब्रेक्स लेना, दैट इज ओके विद अस, हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। पर ये है कि जब हम एक्सट्रीम मेजर्स करते हैं, उसमें चाहे डाइट्स है, उसमें फिर हमारा कंट्रोल में गड़बड़ हो सकती है, मेडिसिन लेने में गड़बड़ हो सकती है। अगर हम बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं, बीच में मेडिसिन मिस कर दिया, उसका ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है। सो इट वर्क्स both ways sometimes, but we would advise कि जिसको वेट कंट्रोल में रखना है, follow healthy patterns rather than going to extreme measures or over a short time. सर बहुत मेरे को जैसे मैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे बहुत अपने रील्स वगैरह डालती हूँ, तो काफी लोग मिडिल क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के लोग मुझे पिंक करते हैं कि मेडिकेशंस बहुत एक्सपेंसिव हैं, एपिलेप्सी मेडिसिन्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उनके लिए, कि कैसे उनको हेल्प कैसे कर सकते हैं हम लोग अपनी तरफ से, क्या हमारी टीम कैसे मदद कर सकती है टू हेल्प देम? वैसे फ्री मेडिकेशंस कुछ कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं हम लोग? देखो, मेडिसिन का ऐसे है कि हर चीज महंगी हो रही है, एंड हमने देखा कोविड के बाद हर चीज के रेट बढ़ गए हैं, और शायद दवाइयों के भी बढ़ गए हैं। और डिपेंडिंग अपॉन अफोर्डेबिलिटी, कई लोगों को मेडिसिन महंगी पड़ सकती है। मैं रोज ओपीडी में देखता हूँ, जैसे लोगों को मेडिसिन, सिग्निफिकेंट चंक ऑफ देयर अर्निंग कई बार पुअर पेशेंट में मेडिसिन पे स्पेंड करना पड़ता है। अब उसका अगर हम कहें इजी इलाज है, इजी तो नहीं है। उसमें ये है कि ये ज्यादा हमारी तरफ से है, जो हम ट्रीट कर रहे हैं, दिस इज फॉर देम, फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, के डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि मेडिसिन जरूरी नहीं है कि एक ही मेडिसिन चलती है, दिस अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन विच माइट यस। वर्क। और कई बार हमारा ट्रेंड होता है कि हम नई से नई दवाई यूज करें। सो जो व्हाट आई लाइक टू फॉलो इज नॉट ओनली गो फॉर द लेटेस्ट मेडिसिन, अगर पुरानी दवाइयों में से अच्छी हैं जो कि सस्ती पड़ती हैं, तो हम काफी केसेस में, मेजॉरिटी में हम वो वाली यूज करते हैं, कि जो जो जस्ट बिकॉज के वो पुरानी हो गई और सस्ती दवाई है, उसका बेनिफिट नहीं है, वो ठीक नहीं है। सो दिस इज मोर फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के उसकी कॉस्ट। बाकी हेल्प उनके करने में ये है कि जैसे अ, सरकार भी ऐसे एंडेवर्स कर रही है, जैसे जन औषधि वगैरह से जो दवाई वहां से मिल सके, और वो यूज कर सकते हैं, जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सरकार के बीच बीच में प्रोग्राम्स भी आते रहते हैं, जिसके अंदर के दवाइयों प्रोवाइड की जाती हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। सो उसको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं।
प्लस हमारी तरफ से जो है कि सो इसमें पेशेंट का रोल कम है, इनफैक्ट हम लोगों का मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ज्यादा है। वो जा सर, इज देयर लाइक कोई फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट आया जिसकी सर्जरी जरूरी है पर उसके पास पैसे नहीं है, तो आप लोग मतलब हम लोग सर्जरी फ्री कर सकते हैं? कि पॉसिबल होता है ऐसा कि नहीं? नहीं है उसमें। अब मैं तो सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट का बात कर सकता हूँ, तो उनके प्रोविजंस हैं कई ओके। जगह पे कि जो एक्चुअली इफ दे फुलफिल द क्राइटेरिया, जो पेशेंट होते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको पुअर होते हैं, उनकी उनकी बिल्कुल हेल्प होती है, काफी चीजें माफ हो जाती हैं उनकी। तो डिपेंडिंग अच्छा। अपॉन देयर अफोर्डेबिलिटी एंड द प्रूफ दे कैन गिव, स्पेशली इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जो मुझे अपने इंस्टीट्यूट का पता है, तो उसमें हम काफी उनकी माफ कराने में मदद कर सकते हैं जो जेन्युइन पीपल हैं। तो उसमें ओके काफी खर्चा कम हो जाता है। सर, मेरे को ना बहुत यंग मदर्स ने मैसेज किया है कि जैसे उनके 2-2 महीने के बच्चे, उनको सीजर्स हो जाते हैं। मतलब उनको उनको एक उनके दो सवाल थे। जैसे आप न्यूरोलॉजिस्ट हो, मैं जानती हूँ आप बड़े लोगों के न्यूरोलॉजिस्ट हो, तो एक सवाल ये है कि उनके उनके न्यूरोलॉजिस्ट पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं कि आप होते हो? इज न्यूरोलॉजिस्ट सेपरेट फॉर देम? हाँ, आजकल पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी काफी ब्रांच है जो कि बच्चों में के जो देखते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसमें एपिलेप्सी भी आता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की साइड जाते हैं, और वो उनके उनका दे आर फुल्ली इक्विप्ड छोटे बच्चों को डील करने में। अच्छा, it is a separate department, pediatric neurology, separate department. पीडियाट्रिक्स के अंडर आता है वो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी जो है। ओके, उनका मोस्ट मदर्स का यही क्वेश्चन है कि इज देयर, दे जस्ट लाइक मदर्स को बच्चा बेचारे को 2 महीने के सीजर हो रहे हैं, तो उनका मेन क्वेश्चन ये होता है, इज देयर अ क्योर फॉर एपिलेप्सी? मतलब मेरा बच्चा की बड़ा होके ऐसे ही रहेगा कि देयर इज ओनली कंट्रोल विद मेडिकेशन? इसके कंट्रोल है कि मेरा बच्चे, ये एक ही सवाल मोस्ट मदर्स मुझे मैसेज पे करती रहती है, पूछते रहती है कि मतलब कि कंट्रोल, मेरे को हमको पता है, आई नो कि देयर सो मेनी टाइप्स, एपिलेप्सी की कितनी टाइप्स हैं, तो मतलब ये तो एक जनरल क्वेश्चन हो गया, आई नो, बट इसमें आप नहीं नहीं, क्या ये कहना बहुत अच्छा चाहेंगे? क्वेश्चन है। बिकॉज सबसे पहला क्वेश्चन हमें आता ही है ये प्रैक्टिस में, दवाई लेनी है तो कब तक लेनी पड़ेगी, ये कंट्रोल हो जाएगा कि क्योर हो जाएगा? तो ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, चाहे वो मदर्स पूछ रही हैं, चाहे वो पेशेंट खुद पूछ रहा है, तो ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। उसमें ये है कि अच्छी बात यह है कि एपिलेप्सी कई बार अपने आप एज के साथ, टाइम के बाद कम हो जाती है। कई केसेस में बर्नआउट जिसको बोलते हैं हो जाता है, और वो सीजर्स कम हो जाते हैं, बंद ही हो जाते हैं। पर जो मेडिकेशन का रोल है, मेजॉरिटी ऑफ द मेडिसिन जो है वो कंट्रोल के लिए ही है। ये सच है कि वो कंट्रोल के लिए है, टिल वी वेट के अपने आप ही अंदर से चला जाए। जो ज्यादातर मेडिकेशन है ये दौरे को रोकती हैं, एपिलेप्सी को क्योर नहीं करती हैं। हम्म। लेकिन उसमें है कुछ, जैसे सर्जरी का आपने बात की थी, तो सर्जरी जिसमें पॉसिबल है, काफी लोगों में हम ऑलमोस्ट कंप्लीटली सीजर्स को रोक सकते हैं। जिनकी मेडिसिन से नहीं रुकते, उनको मेडिसिन में रुकने का चांस काफी कम होता है, बट जिसका सर्जिकल बन जाता है, जो पेशेंट को हम एबल टू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ से दौरा आ रहा है, और उसको जाके हमारे न्यूरोसर्जन निकाल सकते हैं। ऑलमोस्ट क्योर ही बोल सकते हैं, क्योर वर्ड नहीं यूज करते हम एपिलेप्सी नो लॉन्गर प्रेजेंट कंट्रोल। बोल देते हाँ। हैं। हाँ हाँ, कंट्रोल तो मेडिसिन से भी हो जाता है। केसेस होते हैं जिनको दोबारा दौरा नहीं पड़ता और मेडिसिन भी उनकी कम हो जाती है। अगर हम्म। मेडिसिन भी उतर गई और दौरा भी नहीं पड़ा, इट इज लाइक अ क्योर, बट बिकॉज कभी कभी वापस हो सकता है, एंड एवरी केस ऑफ सर्जरी इज नॉट सक्सेसफुल, तो हम वर्ड यूज नहीं क्योर करते हैं, बट दैट इज क्वाइट नियर टू दैट, क्योर के बराबर। बाकी कुछ आगे रिसर्च चल रही है दवाइयों के बारे में भी, कि ऐसी कुछ दवाइयां बनाएं जिससे कि जब किसी को कोई इंजरी होता है या कोई फीवर या कुछ भी ऐसा है, मेनिंजाइटिस, जिससे कि दौरा आगे एपिलेप्सी आने का चांस है, उसको हम पहले से ही कुछ ऐसी दवाई दें जिससे कि वो एपिलेप्सी बने ही ना। लेकिन ये अभी एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज हैं, जब आएंगी तो हम उसके बारे में फिर से डिस्कस कर सकते हैं।
सर एक बहुत बड़ा मिथ है, जैसे मेरे को भी बचपन से था, मेरे पेरेंट्स को, मेरे रिलेटिव्स को, कि 3 साल तक दौरा नहीं आएगा तो मतलब बंदा क्योर हो जाएगा। मेरे को भी था, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स को भी था कि 3 इयर्स तक नहीं आएगा, दौरा नहीं आएगा तो यू विल बी क्योर्ड। तो ये मिथ अभी तक भी लोगों में है। तो हाउ डू वी ये मिथ को, ये जो सुपरस्टिशन है, ये सुपरस्टिशन नहीं बोलते इसको, मतलब ये जो माइंड में लोगों के है कि 3 साल तक नहीं आएगा दौरा तो आप क्योर हो जाओगे, इसको आपको इसके बारे में क्या बोलोगे? तो ये बहुत कॉमन है, हमारे से हर रोज पूछा जाता है कि कई तो मरीज अपने आप 3 साल बाद दवाई बंद कर देते हैं। तो उनको हम ये बताते हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि एपिलेप्सी एक तरह की नहीं है। मरीज के हाँ, लिए एक तरह की होगी, हमारे लिए तो बहुत तरह की एपिलेप्सी होती है। कोई में सिर्फ साल 2 साल मेडिसिन चलती है, 3 साल चलती है, और कई बार कम भी, जिसमें दौरा कोई ट्रांजिएंट होता है। लेकिन कईयों में सालों साल चलना पड़ता है, समटाइम्स इवन लाइफ लॉन्ग। सो ये हर मरीज के लिए, सिंगल शू डजंट फिट एवरीबॉडी। सो ये नहीं। हर मरीज के लिए अलग अलग है। सो उनको अपने आप नहीं बिलीव कर लेना चाहिए कि 3 साल का जो रूल है, ये रूल जनरली है। जिनके कुछ एक बड़ा ग्रुप होता है जिसमें कि ऐसा नहीं है कि बहुत हाई रिस्क है, तो उसमें हम 2 या 3 साल के बाद दवाई बंद करने का सोचते हैं। लेकिन इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, ये अपने डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड कि हमारे 3 साल में दवाई बंद हो जाएगी। कईयों को लंबी भी लेनी पड़ सकती है, और कईयों की 2-3 साल में बंद हो सकती है। बट ये जो 3 साल वाला रूल है, इट इज ओके फॉर अ जनरल गाइडलाइन, हर मरीज पे फिट नहीं होता है। सो इसको हाँ, हाँ। सोचने से पहले हमें अपने जो डॉक्टर है उससे बात करनी चाहिए। सर आज तक मेरे वो 3 साल नहीं आए। आज तक मेरे वो, आई मीन 3 इयर्स के पहले ही मेरे को दौरा पड़ जाता था। अच्छा व्यूअर्स, आज गुड न्यूज ये है कि आज सर का बर्थडे है। एंड तो सर विश यू फ्रॉम ऑल एपिलेप्सी वॉरियर्स, जिसको आपने क्योर किया है, क्योर नहीं, आई मीन आपने कंट्रोल में रखा है एपिलेप्सी, हमारे सीजर्स को आपने हमको मोटिवेट किया है, फ्रॉम ऑल ऑफ अस अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो प्लीज वन मोटिवेशन लाइन फॉर ऑल ऑफ अस कि व्हाट डू यू सजेस्ट, हमको अपना बर्थडे, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी कैसे बितानी चाहिए? व्हाट डू यू, व्हाट इज दैट वन पंच लाइन वुड यू लाइक टू गिव अस? थैंक यू प्रीति। पर मेरा तो यही है कि उनको अपना बर्थडे, हर चाहे वो कोई और है, चाहे एपिलेप्सी पेशेंट है, उनको वैसे ही बनाना चाहिए जैसे सारी दुनिया बर्थडे बनाती है। सो बी हैप्पी, एंजॉय योर सेल्फ, एंड अपना हेड हेड हाई रखें, अपना मोराल ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि हमें मालूम है ये सब, वी मे नॉट बिलीव इट, बट यू नो के विद फ्यू प्रिकॉशंस अगर हम रखते हैं तो एपिलेप्सी पेशेंट्स, स्पेशली जिनकी कंट्रोल्ड है, दे कैन बी वेरी प्रोडक्टिव इन लाइफ। अपने आप को वो हीन भावना नहीं आनी चाहिए। तो ये अपने आप को अपने बर्थडे पे याद कराना चाहिए। दवाइयों से नफरत नहीं करनी है। यस। दौरा हमारा दुश्मन है, दवाई हमारी दोस्त है। सो कई बार हम दवाई से नफरत करने लगते हैं, तो उसमें ये मैसेज मैं देना चाहूंगा, एंड दे शुड बी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड ऑन देयर बर्थडे। यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, and wish you very very happy birthday once again. And the we will really really take your advice, and any questions, I'm sure patients आपको जरूर contact करेंगे directly and they will reach PGI. नो, दे कैन कम टू द क्लिनिक, या जो जिसको भी जरूरत है। थैंक यू प्रीति, थैंक यू फॉर हैविंग मी। गुड नाइट। Thank you so much sir, thank you for your ओके, time, thank you, happy birthday once again, thank you. थैंक यू, थैंक यू।